इस लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे किरचॉफ के नियमों की सहायता से परिपथ विश्लेषण। किरचॉफ के नियमों की सहायता से परिपथ विश्लेषण। किरचॉफ के नियमों की सहायता से किरचॉफ के नियमों की सहायता से परिपथ विश्लेषण। इसमें हमारे पास में दो तरीके से हम लोग परिपथ विश्लेषण कर सकते हैं किरचॉफ के नियमों का उपयोग करते हुए। ठीक है। और ये जो दो नियम है उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक नियम तो हम लोग धारा नियम का उपयोग करेंगे और एक में हम लोग जो वोल्टा नियम है उसका उपयोग करेंगे। ठीक है। तो जो परिपथ विश्लेषण है उसकी हमारे पास में दो विधि निकल के आएंगी। पहला तो आएगा हमारे पास में पास या लूप विश्लेषण। पास या लूप विश्लेषण। ओके। मैश और लूप, मैश और लूप एनालिसिस। ये हमारा पहला आएगा। और जो हमारा दूसरा है वो है हमारा नोड या संधि विश्लेषण। ठीक है। दूसरा है नोड या संधि विश्लेषण। इसको हम लोग बोलेंगे नोड और जंक्शन एनालिसिस। ठीक है। तो इन दोनों का आधार अलग अलग है। जो हमारा नोड या संधि विश्लेषण है उसमें विश्लेषण का आधार क्या है, इसमें हमारा विश्लेषण का आधार विश्लेषण का आधार विश्लेषण का आधार क्या है, वो है हमारा किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है। किरचॉफ का धारा नियम ये हमारा इसका आधार है। और दूसरा जो हमारा है, जो किरचॉफ का दूसरा है, क्या नाम है, हमारा जो पास या लूप विश्लेषण है। पास या लूप विश्लेषण। पास या लूप विश्लेषण। ठीक है। ये पास या लूप विश्लेषण है हमारा जो पहले नंबर का था, पास या लूप विश्लेषण। इसका आधार है विश्लेषण का आधार। ठीक है। विश्लेषण का आधार क्या है इसका विश्लेषण का आधार है किरचॉफ का तृतीय नियम या किरचॉफ का वोल्टा का नियम। किरचॉफ का वोल्टा नियम। ठीक है। तो हमारे पास जो किरचॉफ के नियम थे दो, उनको हम लोग जाल या जाल विश्लेषण के लिए जब हम लोग यूज करते हैं तो उससे पहले हम लोग इन नियमों का यूज करके विश्लेषण के लिए हमारे पास में दो तरह की मेथड्स होते हैं। पहला है हमारा पास या लूप विश्लेषण, दूसरा है हमारा नोड या संधि विश्लेषण। जो नोड या संधि विश्लेषण है उसका आधार क्या है, हमारा किरचॉफ का धारा नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम।
और जो पास लूप है उसके उस जो विश्लेषण है, इस विश्लेषण का आधार है हमारा किरचॉफ का वोल्टता का नियम। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक बात और बता देते हैं, वो ये है कि इसमें हम लोग विश्लेषण का आधार धारा नियम मानते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास में हमको करंट पता है। क्या पता है? धारा पता है हमें। तो हम लोग इस नियम का उपयोग कब करते हैं? जब हमें वोल्टता ज्ञात करनी हो। ठीक है, कब उपयोग करते हैं? जब हमें इस नियम का उपयोग कब करते हैं हम लोग? जब हमें वोल्टता ज्ञात करनी हो, वोल्टता या विभवांतर ज्ञात करनी हो। ठीक है, तो नोड या संधि विश्लेषण में हम लोग चूंकि धारा नियम का उपयोग करते हैं, इसका मतलब हमें धारा पता है, तो हम लोग इसका उपयोग परिपथ के किसी बिंदु पर या किन्हीं दो संधियों के बीच में हम लोग वोल्टता या विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए नोड या संधि विश्लेषण का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास पास विश्लेषण में हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम का या वोल्टता नियम का उपयोग करते हैं हम लोग। क्योंकि हमारे पास वोल्टता हमें पता है, तो इस नियम का उपयोग कब करते हैं? जब हमें पास में किसी शाखा की धारा ज्ञात करनी हो। ठीक है, तो हमको इसका यूज कब करते हैं? इसका उपयोग हम किसी जाल की किसी शाखा में धारा का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो पास या लूप का विश्लेषण का आधार ये है वोल्टता नियम, तो हम लोग इसका धारा को ज्ञात करने के लिए करते हैं। उसी प्रकार नोड या संधि विश्लेषण में हमारे पास में इसका जो आधार होता है कि किरचॉफ का धारा का नियम इसका आधार होता है, तो हम लोग परिपथ में किसी संधि पर या किन्हीं दो संधियों पर हम लोग विभवांतर या विभव की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अब हम लोग जो इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे, वो हम लोग सबसे पहले जो सेकंड विश्लेषण विधि है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? नोड या संधि विश्लेषण का। नोड या संधि विश्लेषण। इसमें थोड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशंस आएंगे, तो हमको थोड़ा ध्यान से इसको देखना है। इस विश्लेषण के लिए हम लोग अगर इसको बहुत ही सिंपल मेथड में हम देखना चाहें, तो हम लोग किसी परिपथ में प्रतिबाधाओं के स्थान पे हम लोग प्रवेश्यताओं का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर जान लेते हैं कि प्रवेश्यता क्या होती है। प्रवेश्यता जैसे प्रतिबाधाओं का इन्वर्स होता है। ठीक है, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम प्रवेश्यता होती है। प्रवेश्यता 1 प्रतिबाधा। ठीक है, और इसको हम लोग जो प्रतिबाधा है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं 1 बटा है ये 1 प्रतिबाधा है इम्पीडेंस, और जो प्रवेश्यता होती है इसको हम लोग एडमिटेंस बोलते हैं। एडमिटेंस। ठीक है, तो हमारी प्रवेश्यता क्या होती है? 1 प्रतिबाधा होती है। जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रवेश्यता होती है उसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो प्रतिबाधा होती है हम उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में जो निकल के आता है कि y = 1/z होता है। ठीक है, y = 1/z होता है। तो अब तक हमने जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है उसमें हम लोग हमेशा प्रतिबाधा या फिर संधारित्र
प्रेरकत्व या प्रतिरोध के रूप में ही हमने सर्किट डिज़ाइन किया था, लेकिन हम लोग अभी सबसे पहले हम लोग प्रतिबाधा के रूप में डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद में उसका उपयोग करके हम लोग प्रवेश्यता के रूप में सर्किट डिज़ाइन। तो जो हमारा परिपथ है वो इस प्रकार से है। हम लोग 3 संधियाँ लेते हैं और कुछ प्रतिरोध या प्रतिबाधा है उसके अंदर रखते हैं। इस तरह से हम लोग बनाते, देखो उसका फिर हम लोग इक्विवेलेंट प्रतिबाधा के रूप में सर्किट डिजाइन करेंगे। हमारे पास में ये एक स्रोत है, हमारे पास E1, ओके। यहाँ पे हमारे पास में एक प्रतिबाधा Z है और एक प्रतिबाधा हमारे पास में यहाँ पे जुड़ी हुई है। हम लोग संधि विश्लेषण के लिए किसी एक बिंदु को हम लोग ग्राउंडेड मान लेते हैं, भू संपर्कित मान लेते हैं, और फिर उसको रेफरेंस पॉइंट या निर्देश बिंदु मानते हुए हम बाकी जो संधि है उन पर हम लोग वोल्टताओं का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास में ये प्रतिबाधा यहाँ जुड़ी हुई है। उसके अलावा हमारे पास में एक जनित्र यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जनित्र हमारे पास में E2 है, ये E1 है, इसका प्लस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे, इसका प्लस यहाँ पे इसका माइनस। ये हमारी Z1 है, ये हमारी Z3 है, ठीक है। ये हमारी Z2 है, ये हमारी Z4 है, ये Z5 है, ओके। हम लोगों को इसका नोड या संधि विश्लेषण करना है। हम क्या करते हैं, हमारे पास में कितनी संधियाँ है, देखो यहाँ से अगर जैसे हम लोग माने कि हमारे पास में कोई करंट I1 चलता है, ठीक है। इसमें हमारे पास में I1 करंट है, धारा का मान I1 है, और इसमें हमारे पास धारा का मान I2 है, यहाँ पे I3 है, इसमें I4 है और इसमें I5 है, हमारे पास में धारा है, ओके। हम लोग क्या मानते हैं, ये जो जहाँ पे जंक्शन कौन कौन से हो गए हमारे पास में, जहाँ पे एक से अधिक धारा मिलती है तो हमारे पास में एक तो ये जंक्शन हो गया, संधि हो गई, ठीक है। दूसरी संधि हमारे पास में ये होगी, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक धाराएं मिलती है या जाती हुई है। I2 जा रही है, यहाँ पे आ रही है, I4 और I5 यहाँ से बाहर निकल रही है, ठीक। और बाकी जितनी धाराएं हैं, जैसे हमारे पास I5 है, I4 है, I3 है और I1 है, ये सारी हमारे पास में इस टर्मिनल पे आती है, एक टर्मिनल पे। तो एक हमारा यहाँ पे ओबेनिस्ट जंक्शन हम लोग इसको मान सकते हैं, इसको हम लोग निर्दिष्ट बिंदु मानते हैं। इसके सापेक्ष हमको क्या ज्ञात करनी है, इसके सापेक्ष हमको इन बिंदुओं पे वोल्टता या विभवांतर की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। ऑफकोर्स हमको I1, I2, I3, I4, I5 इनकी वैल्यू ज्ञात है, और E1, E2 की वैल्यू ज्ञात है, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 इनकी वैल्यू भी हमारे पास में हमको पता है। तो हमारे पास में जो ये पांचवी जो ये जंक्शन है, पांचवी नहीं है, ये जंक्शन है, 3 जंक्शन हो गए हमारे पास में। एक तो ये जंक्शन है, ठीक है, इसको हम लोग A मान सकते हैं, और इसको हम लोग B मान सकते हैं, और इसको हम लोग O मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में 3 संधि आ गई, एक तो A, B और O। हमारे पास में कितनी संधि है, इसमें 3 संधियाँ हैं। अब हम क्या मानते हैं कि इस संधि का इस जो ग्राउंड है इसके सापेक्ष विभवांतर कितना है, ठीक है। सपोज करो इसका विभवांतर इसके सापेक्ष V2 है, ठीक है। और इस B बिंदु का इसके सापेक्ष विभवांतर V3 है, ठीक है।
हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं, उसके अलावा हम लोग मान सकते हैं कि ए पर विभव की वैल्यू हम लोग हमारे पास ई ए है और बी पे इसका विभव की वैल्यू ई बी है, हम लोग ऐसे भी इसको मान सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि हमारी जो I1 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू कितनी है, I3 की वैल्यू कितनी है, I4 की वैल्यू कितनी है और I5 की वैल्यू कितनी है। क्योंकि हम लोग नोड या संधि विश्लेषण करने जा रहे हैं तो हमारे पास में हमारी करंट की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग लूप इसमें धारा की दिशा हम लोग ए चूज करते हैं, हमने चूज कर रखी है और इस दिशा में हम लोग जाएंगे। यहाँ पे हम लोग इस दिशा में जाएंगे विश्लेषण करते समय और यहाँ पे हम लोग इस दिशा में जाएंगे। ठीक, तो इस जो हमारे पास में जो लूप है, कौन सा लूप, ये वाला। ठीक है, हम लोग इसको नाम भी दे सकते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट का रख के, ए है, ए बी है, सी डी जो भी है नाम दे सकते हैं, तो हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लूप कौन सा लूप है। वैसे हम लोग इसको लूप नंबर 1, ओके, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, लूप नंबर 3 नाम दे सकते हैं। अब हम लोग I1 की वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है, जब हम लोग I1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हम लोग Z1 को कंसिडर नहीं करके हम लोग इस पे कितनी वोल्टता है वो हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो, ठीक है, जस्ट हमें करंट की वैल्यू ज्ञात करनी है और कुछ नहीं। तो हम देखो यहाँ पे हम लोग हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं सबसे पहले। ये क्या है, हम लोग प्रतिबाधाओं के रूप में प्रवेशता के रूप में लिखते हैं, उससे पहले की जो कैलकुलेशन है ये है। ठीक है, हालांकि हमारा इसमें कोई रोल नहीं होता, अगर हमें पता है कि I1 कितनी है तो हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमें वोल्टता ज्ञात करनी होती है। तो सपोज ये V2 है, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से हमारे पास में क्या आएगा, के किरचॉफ के द्वितीय नियम से लूप 1, 2 एवं 3 से, ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से लूप 1, 2, 3 से क्या होगा, यहाँ पे 1 से, लूप 1 से हम I1, I2, I3, I4 व I5 ज्ञात करते हैं। ठीक है, हम लोग इनको ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास लूप 1 से क्या आएगा, I1 Z1 प्लस V2, ओके, माइनस E2 E1, ए कितना होगा हमारा 0 होगा। ये लूप एक में लगा दिया हमने और इससे हमारा I1 निकल के आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, और लूप 2 से हमारा क्या आएगा, लूप 2 से, ठीक है, लूप 2 से क्या आएगा हमारा, देखो I2 Z2, I2 Z2, I2 Z2 प्लस V3 और माइनस V2 इक्वल टू 0। और एक हमारा लूप 3 से, ओके, हम लोग थोड़ी कैलकुलेशन करके हम लोग प्रवेश्यता के रूप में समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। इनको प्रवेश्यता Z1, Z2, Z3 और Z4 है, इनको प्रवेश्यता के रूप में लिखने के लिए हम लोग ये करते हैं, बाकी हम लोग इसका द्वितीय नियम का उपयोग नहीं करते। ठीक है, हम लोग जस्ट संधि नियम का उपयोग करके हम लोग वोल्टता की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। लूप 3 से क्या होगा हमारा, I3 Z5 I3 Z5 प्लस E2 माइनस V3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे, और इसके अलावा हमारे पास में एक और आता है तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं करंट, बाकी करंट है। तो यहाँ पे हमारा I1 कितना आ गया, यहाँ से हमारा I1 इक्वल टू E1 माइनस V2 डिवाइड बाई Z1, ये हमारा I1 आ गया। यहाँ से हमारा I2 कितना आ गया,
I2 इक्वल टू V2 माइनस V3 डिवाइड बाई Z2। ओके, ये हमारा I2 आ गया। यहाँ से हमारा I5 है, ये 3 नहीं है, I5। ओके, सो I5 कितना आ गया हमारा? I5 इक्वल टू V3 माइनस E2 डिवाइड बाई Z5। ये हमारा I5 आ गया। ओके, और हमारा जो I3 है वो कितना आएगा? ये I3 है, ठीक है। I3 कितना आएगा? इसके सिरों पे कितना वोल्टेज है? V2 है, उसमें हम लोग अगर प्रतिबाधा का भाग दे देंगे तो हमारी I3 आ जाएगी। तथा I3 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई Z3, V2 डिवाइड बाई Z3। और I4 कितनी है हमारी? इस Z4 के सिरों पे कितनी विभवांतर है? V3 है, उसमें हम लोग इस प्रतिबाधा का भाग देंगे तो हमारे पास में I4 इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाई Z4। ये हमारे पास में I1, I2, I3, I4, I5 आ गया, ठीक है। ये हमने कैसे ज्ञात किया है? ये हमने V इज इक्वल टू, जो ओम का नियम है, V इक्वल टू I टाइम Z या IR से, ठीक है। इससे हम लोग इससे ओम के नियम से ज्ञात कर लिया है। V इज इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V बाई R आएगा, ठीक है। सो I इक्वल टू हमारे पास में I3 इक्वल टू V2 डिवाइड बाई Z3, I4 इक्वल टू V3 डिवाइड बाई Z4 आ गया। और बाकी I1, I2, I3 हमने किरचॉफ के द्वितीय नियम, या जो कि हमारे पास में जो लूप नियम है उसकी सहायता से हमने इनको ज्ञात कर लिया। अब हम लोग इनको प्रवेश्यता के रूप में इसको समीकरण को लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं हम लोग। ओके, तो देखो इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग। I1 इक्वल टू E1 माइनस V2 डिवाइड बाई Z1, ठीक है। यहाँ पे हमारा Y इक्वल टू 1/Z1 था, Y इक्वल टू 1/Z1 था। तो हमारा I1 इक्वल टू E1 माइनस V2 टाइम Z1। यहाँ से हम लोग दूसरे उसमें लिखते हैं I1 इक्वल टू, हम लोग सबसे पहले सर्किट डिजाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर दोबारा से बताते हैं हमको कैसे इक्विवेलेंट प्रतिबाधा के रूप में लिखते हैं। हम लोग दोबारा से सर्किट डिजाइन कर रहे हैं। प्लस माइनस ये E1 था, E2 था, ओके। ये Z1, ये Z3, ये Z2, Z4, Z5। यहाँ से हमारा I1 फ्लो हो रहा था, यहाँ पे I3 है, इसमें I2 है, इसमें I4 है, इसमें I5 है, ठीक है। ये A है, ये बिंदु B है, यहाँ पे हमारा ग्राउंड था, ओके। तो हमारी A, B और O संधि थी। तो हमारे पास में जो I1 कितनी आ रहा है? I1 इक्वल टू, देखो यहाँ पे ध्यान से देख लो, I1 इक्वल टू दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, E1 माइनस V2 डिवाइड बाई Z1, ओके। तो I1 इक्वल टू कितनी आएगी हमारी? I1 इक्वल टू E1 माइनस, ये जो है हमारी, ये V2 है, ये V3 है हमारी, ठीक है। V2 डिवाइड बाई Z1, की हमारी I1 आ गई। और I2 कितनी है हमारी? देखो यहाँ से I2 इक्वल टू ये V2 माइनस ये V3 डिवाइड बाई Z2, ठीक है। दिस माइनस दिस डिवाइड बाई ए। तो हमारा I2 कितना हो गया? I2 इक्वल टू, ये वोल्टेज में से इसको घटा देते हैं हम लोग, V2 माइनस V3 डिवाइड बाई Z2, ये हमारी I2 हो गई, ओके। उसके बाद हमारी I3 कितनी है? I3 है हमारी, इस वोल्टेज में इसका भाग लगा देते हैं हम लोग। I3 है हमारी
I3 कितनी है, इस वोल्टेज में हम लोग इसका भाग लगा देंगे V2 डिवाइड बाई Z3। ओके, उसके बाद में हमारी I4 कितनी है, हमारी I4 है, इस वोल्टेज में हम लोग Z4 का भाग लगा देते हैं। I4 इक्वल टू V3 डिवाइड बाई Z4। ओके, और हमारी I5 कितनी है, हमारी I5 कितनी है, V3 माइनस V2 E2 डिवाइड बाई, मतलब इस वोल्टेज में से इसकी वोल्टेज को कम करके हम लोग इसका भाग लगा देते हैं। तो इसमें से इसको कम किया, I5 इक्वल टू V3 माइनस E2 डिवाइड बाई Z5, ये हमारी I5 आ गई। ओके, अब हम देखते हैं इसको प्रवेश्यता के रूप में इस परिपथ को किस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, चूँकि हम लोग नोड या संधि विश्लेषण करेंगे और उसमें हमारा प्रवेश्यताओं के रूप में इसको लिखना बहुत ही ईजी रहता है, लिख के सोल्व करना बहुत ईजी रहता है। तो देखो, हमारी प्रवेश्यता इक्वल टू 1 बटा प्रतिबाधा y इक्वल टू 1/z, ठीक है। चूँकि y इक्वल टू 1/z, ठीक है, अतः y1 इक्वल टू 1/z1 होगा हमारा, y2 इक्वल टू 1/z2 होगा, ठीक है, y3 इक्वल टू 1/z3 होगा, y4 इक्वल टू 1/z4 होगा, और y5 इक्वल टू 1/z5 होगा, ठीक है। इस तरह से होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 1/z1 इसमें हम लोग y1 रखेंगे 1/z1, 1/z2 में y2 रखते हैं, 1/z3 में y3 रखते हैं, 1/z4 में y4 रखते हैं, यहाँ पे हम लोग y5 रखते हैं। देखो हम लोग लिखते हैं, हमारे पास समय काफ़ी कम है तो हम लोग ले रख के देखते हैं, रखते हैं हम लोग। तो I1 कितनी आती है हमारी, I1 इक्वल टू हमारी आती है E1 माइनस V2 Y1। हमारी I2 कितनी आएगी, I2 इक्वल टू V2 माइनस V3 टाइम Y2। ओके, हमारी I3 कितनी आएगी, हमारी I3 आएगी हमारी V2 टाइम Y3, और हमारी I4 कितनी आएगी, V3 टाइम Y4, और हमारी Y5 कितनी आएगी, और हमारी I5 आएगी, देखो V3 माइनस E5 टाइम 1/z1 का Y5 आ जाएगा। थैंक यू।